मॉड्यूल में क्या है, कहाँ पे कितना है, आप उसको कैसे पढ़ चुके हैं, उसको कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें आपसे डिस्कस करें। ठीक है ना? हेलो यस सर। कि आप प्रॉब्लम उसमें क्या है कि आपको कंटेंट तो मैंने शेयर कर दी कि ये रहा मॉड्यूल 1, ये रहा मॉड्यूल 2, ये रहा मॉड्यूल 3, ये रहा मॉड्यूल 4, लेकिन उसमें क्या चीजें कहाँ लिखी हुई है, आपने उसको कब पढ़ा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप उसको कैसे एक्सेस कीजिए, ये चीज अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपको एक हेल्प मिल जाएगा उस नोट्स को देखने में और पढ़ने में। समझ में आया? तो वो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक बार। क्लियर? ठीक है ना? तो पहले मैं अपना कंटेंट डिस्कस कर लेता हूँ, जो मुझे डीसी मशीन में पढ़ाना है वो मैं थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ, बहुत टाइम नहीं है, पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ और उस कंटेंट को डिस्कस करने के बाद मैं उसको एक्सेस करूंगा कंटेंट्स को, कि कंटेंट्स में क्या क्या कहाँ कहाँ। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ जरा। स्क्रीन सबको विजुअल है क्या, एक बार बता दीजिए। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, लास्ट टाइम जो आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के कितने टाइप्स थे, आप एक बार जरा सा उसको रिकॉल करा दीजिए। एक तो था अपना क्या, एक तो था अपना परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अगर ये इसको अगर परमानेंट मैग्नेट रखते हैं तो ये परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। अगर आप इस पे एक फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं और फील्ड वाइंडिंग को एक अलग से एक्साइटर से कनेक्ट करके आप अगर इसको एक्साइटेशन दे रहे हैं, फील्ड करंट दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बाद हमारे पास ऑप्शन आया कि हम इसको अगर डीसी देना है, हमें फील्ड वाइंडिंग को डीसी करंट देना है, डीसी वोल्टेज ही देना है, तो क्यों ना हम आर्मेचर में जो डीसी जनरेट कर रहे हैं, जनरेट भी तो हम डीसी कर रहे हैं, मतलब जो कम्यूटेटर के बाद हमें मिल रहा है वो डीसी वोल्टेज में मिल रहा है, तो उसी डीसी वोल्टेज को डायरेक्ट फील्ड वाइंडिंग को क्यों ना दे दिया जाए, किसी भी तरीके से स्टेप डाउन करके या ड्रॉप करके जितना वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग को रिक्वायर्ड उसको क्यों ना कनेक्ट कर दिया जाए। तो जब अगर ये ऑप्शन हम अपनाते हैं कि बाहर से कोई डीसी सप्लाई न देके, कोई एक्सटर्नल एक्साइटर, कोई सेपरेट एक्साइटर न देके उसको खुद से ही एक्साइटेशन दे देते हैं, फील्ड वाइंडिंग को खुद के आर्मेचर में ही कनेक्ट कर देते हैं और आर्मेचर में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसी से हम इसको फील्ड वाइंडिंग को एक एक्साइटेशन दे देते हैं, एक फील्ड करंट सप्लाई कर देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेशन। सेल्फ इसलिए बोलते हैं कि जो भी आर्मेचर में खुद में वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसी से हम फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर रहे हैं, खुद से खुद को एक्साइट कर रहे हैं, आर्मेचर से फील्ड को एक्साइट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेशन। तो सेल्फ एक्साइटेड में हमने देखा कि अगर इस प्रोसेस में इस फील्ड वाइंडिंग को हम यहाँ सीरीज में लगा देते हैं तो ये हो जाता है हमारा सीरीज डीसी जनरेटर, जिसमें कि हमारा फील्ड करंट, आर्मेचर करंट और लोड करंट तीनों सीरीज में आ जाते हैं, तो तीनों बराबर होते हैं। अगर इसी फील्ड वाइंडिंग को यहाँ पे हम पैरेलल में लगा देते हैं तो उसको हम शंट डीसी जनरेटर बोलते हैं। शंट डीसी जनरेटर में जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ से, आर्मेचर करंट जो भी है वो आपका शंट फील्ड करंट और लोड करंट के बराबर होता है, ये आपको दिख रहा होगा। और जो वोल्टेज वी की यहाँ वैल्यू होती है वो वोल्टेज वी जो होगा वो ऑफ कोर्स ईजी, यहाँ पे जो भी जनरेट हो रहा है और माइनस इस रेसिस्टेंस में जो भी ड्रॉप हो जाएगा आई आर ए, तो ईजी माइनस इसके रेसिस्टेंस में, आर्मेचर के रेसिस्टेंस में जो आई आर ए ड्रॉप हो जाएगा वही वोल्टेज यहाँ पे अवेलेबल होगा, मिलेगा इस लोड को। तो वी जो टर्मिनल पे वोल्टेज जो अपियर हो रहा है वी इक्वल टू ईजी माइनस आई आर ए होगा। चलिए तो हो गया शंट डीसी जनरेटर। अगर मैंने कहा कि चल लो दोनों काम कर लो, सीरीज भी कर लो और शंट भी कर लो, दोनों काम कर लो, तो शंट में आपने इसको यहाँ पे लगाया है और अगर सीरीज और शंट दोनों आपने लगा दिया, सीरीज भी आपने लगा रखा है और यहाँ शंट भी लगा दिया, तो इस तरह का जो केस होगा उसको हम कहीं ना कहीं बोलते हैं कंपाउंड डीसी जनरेटर। अब कंपाउंड में दो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये जो शंट आप फील्ड कर रहे हैं वो केवल आर्मेचर आर्मेचर के पैरेलल कीजिएगा तो हम इसको शॉर्ट शंट कहते हैं, और अगर दोनों के पैरेलल कीजिएगा, इस फील्ड वाइंडिंग जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग थी उसके पैरेलल भी इसको कर दीजिएगा तो इसको लॉन्ग शंट कहते हैं। ये डिस्कशन कल हो गया था अपना, इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उसी तरीके से जैसे हम डीसी जनरेटर को क्लासिफाई करते हैं ना, उसी तरीके से डीसी मोटर को भी क्लासिफाई करते हैं। तो डीसी मोटर में भी पहला जो केस होगा,
डीसी मोटर की अगर हम बात करें तो डीसी मोटर में भी हमारा जो पहला केस होगा वो डीसी मोटर में सपोज कीजिए कि यहाँ पर वाला जो हमारा मैग्नेट है ये नॉर्थ और साउथ जो है वो अगर परमानेंट मैग्नेट बना दे, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग हटा दे और इसको परमानेंट मैग्नेट बना दे, तो इसको क्या कहिएगा, इस मोटर को क्या कहिएगा, क्या कहिएगा? सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। इसको परमानेंट मैग्नेटिक बना रहे हैं, परमानेंट, इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट डीसी। तो पहला केस जो है दैट इज परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। उसके बाद वाला केस अगर हम आते हैं कि ठीक है एक काम करते हैं कि इस पे फील्ड वाइंडिंग लगा देते हैं और फील्ड वाइंडिंग को हम एक सेपरेट एक्साइटर से सेपरेटली सप्लाई देके एक सेपरेट एक्साइटेशन से इसको एक्साइटेशन दे देते हैं। तो इस फील्ड वाइंडिंग को अगर हम एक सेपरेट एक्साइटर से जोड़ दे रहे हैं और इसको सेपरेटली एक्साइट कर रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। पहले वाले जैसे जनरेटर में क्लासिफाई किया था वैसे ही, बस एक डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। क्या माइन्यूट डिफरेंस है, पहले वाला केस तो सेम था, परमानेंट अगर इस ये मैग्नेट परमानेंट है, नॉर्थ साउथ अगर एक परमानेंट मैग्नेट है तो ये परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर हो गया। उसके बाद अगर हम इस पे एक फील्ड वाइंडिंग डाल देते हैं, इसको परमानेंट मैग्नेट से हटा के इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देते हैं, इस पे फील्ड वाइंडिंग डाल देते हैं और फील्ड वाइंडिंग को एक सेपरेटली डीसी सप्लाई, एक सेपरेट डीसी सप्लाई से हम इसको एक्साइटेशन देते हैं जिसको हम एक्साइटर बोलते हैं। तो एक सेपरेट एक्साइटर से अगर फील्ड वाइंडिंग को आप एक्साइट कर रहे हैं तो हम उसको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर बोलते हैं। लेकिन ये दो तो सेम, जैसे जनरेटर में था परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, उसी तरीके से मोटर में भी है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ये दोनों सेम है बिल्कुल, जनरेटर में जैसा था वैसा ही मोटर के केस में है, ठीक है ना। अब डिफरेंस कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, डिफरेंस कहाँ है, तो डिफरेंस जो है बेसिकली वो यहाँ पे है कि जनरेटर के केस में जब आप आर्मेचर से इसको एक्साइटेशन, ये फील्ड वाइंडिंग को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते थे, खुद में जो आर्मेचर में वोल्टेज जनरेट हो रहा है उससे आप इसको जब डीसी सप्लाई देते थे इस फील्ड वाइंडिंग को, तो इसको आप पर्टिकुलर नाम क्या दे रहे थे, जब खुद से खुद को एक्साइट कर रहे थे तो क्या नाम दे रहे थे सर? सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेशन बोल रहे थे, जिसमें आ रहा था, जिसमें हमारा आ रहा था सीरीज आ रहा था, हमारा इसमें संट आ रहा था, कंपाउंड आ रहा था, ये सब सेल्फ एक्साइटेड के पार्ट है, जिसमें हम खुद में जो आर्मेचर में जो भी वोल्टेज हमारा खुद के आर्मेचर में जनरेट हो रहा है या जो भी वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसी से हम फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन दे रहे हैं, सेपरेट एक्साइटर यूज नहीं कर रहे हैं, खुद ही आर्मेचर से उसको एक्साइट कर रहे हैं। तो ये हमारा सेल्फ था। लेकिन सर आपकी वॉइस चली गई, जनरेट हो भी रहा, वो बैक ईएमएफ है, वो कहीं कहीं आवाज नहीं आ रही, हेलो सर ब्रेक हो गई थी बीच में, अब आ रही है सर, तो आ रही है, अब आ रही है सर। अच्छा, सिमिलरली मोटर के केस में अगर हम सेल्फ एक्साइटेशन वर्ड यूज करें तो सेल्फ एक्साइटेशन वर्ड कहाँ यूज हो रहा है कि अगर आर्मेचर में कोई खुद आर्मेचर में हमारे कोई वोल्टेज जनरेट हो रहा है और उसी आर्मेचर से अगर खुद ही हमारे आर्मेचर में कोई वोल्टेज है और उसी आर्मेचर से हम फील्ड को अगर सप्लाई दे रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। लेकिन ये जनरेटर में तो ईएमएफ जनरेट होता है, लेकिन क्या मोटर में ऐसा कोई ईएमएफ जनरेट हो रहा है जिससे हम खुद से खुद को सप्लाई दे पाए? मतलब मोटर के केस में सेल्फ एक्साइटेशन कहना सही है। जनरेटर में हमने क्यों कहा सेल्फ एक्साइटेशन कि जनरेटर में आर्मेचर में जो भी वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वट एवर वोल्टेज जनरेटिंग इन आर्मेचर वाइंडिंग, उसी से हमने डीसी को सप्लाई दे दी, उसी से हमने फील्ड वाइंडिंग को एक डीसी सप्लाई दे दी, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर दिया, उसको कोई सेपरेट एक्साइटर नहीं दिया। लेकिन मोटर के केस में क्या हमारे पास कोई ईएमएफ जनरेट हो रहा है जिससे हम फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर सके और बोले कि सेल्फ एक्साइटेड है? नहीं, बैक ईएमएफ है, राइट, आंसर है कि बैक ईएमएफ मोटर में जनरेट हो रहा है, लेकिन बैक ईएमएफ तो अप्लाइड वोल्टेज से कहीं ना कहीं खुद ही कम है। यस सर। बैक ईएमएफ को तो जहां ये जो भी बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है वीबी, वो अप्लाइड वोल्टेज से सप्लाई से तो खुद ही कम है। तो अल्टीमेटली मोटर तो सप्लाई लेता है ना, देता थोड़ी ना है, जनरेटर देता है ना। जो जिसका आर्मेचर खुद ही सप्लाई ले रहा हो, खुद ही कुछ जनरेट नहीं कर रहा हो, वो खुद को कैसे सेल्फ एक्साइट करेगा? तो ये कहना सही है इसके लिए सेल्फ एक्साइटेशन मोटर के केस में, एज लॉन्ग एज जो जब खुद कुछ जनरेट कर ही नहीं रहा। अगर बैक ईएमएफ कर भी रहा है तो अल्टीमेटली वो अप्लाइड वोल्टेज से कम है, इफेक्टिवली वो कुछ ना कुछ वोल्टेज ले रहा है या दे रहा है मोटर, एज लॉन्ग एज वो मोटर की तरह काम कर रहा है तो वो वोल्टेज ले रहा है या दे रहा है, इलेक्ट्रिकल ले रहा है या दे रहा है? क्या कर रहा है?
सर वो तो वोल्टेज सर एक बार देता है रिपीट ना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी मेरे पास से। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी आवाज मेरी आ रही है, पहले ये बता दीजिए। हाँ यस अभी आ सर। रही है सर। अभी आ रही है, ठीक है। मेरा कहना है कि जनरेटर के केस में हमने क्या करो, क्या करो, हेलो हेलो, आवाज मेरी आ नहीं रही है क्या? आ हाँ रही है सर सर, आ आ रही रही है है। सर, आ रही सर है यस सर, सर आ रही है आपकी आवाज। सर कह रहा है कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं तो उसको इन कर दो यार, मैंने दे तो सर रखा है। कर दिया, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, सॉरी, कर दिया, ओके कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जनरेटर के केस में आपने उसको सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्यों कहा था, क्या वजह थी, क्यों कहा था? सर क्योंकि वो सर खुद क्योंकि से खुद उसका में जो लिंक खुद होके का खुद से EMF खुद में डेवलप लिंक करेगा। होकर सर, जो फील्ड वाइंडिंग खुद है में खुद जो में ही लगी हुई थी। हाँ हाँ, वो खुद में जो आर्मेचर में वोल्टेज जनरेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं खुद से डीसी फील्ड को, वो डीसी में जो जो आपका फील्ड वाइंडिंग है उसको डीसी सप्लाई खुद ही दे रहा है, मतलब खुद ही उसको एक्साइटेशन दे रहा है, तो इसलिए उसको सेल्फ का। लेकिन क्या मोटर में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, मोटर में ऐसा कोई वोल्टेज जनरेट हो रहा है क्या? अगर कुछ जनरेट हो नहीं भी रहा सर, हो वो बैक ईएमएफ है, और बैक ईएमएफ हो रहा अगर है सर। जनरेट हो भी रहा है तो बैक ईएमएफ है, लेकिन बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज से कम है, तो इफेक्टिवली मोटर जनरेट नहीं कर रहा, वो ले रहा है। एज लॉन्ग एज जो वो मोटर की तरह काम कर रहा है, वो वोल्टेज ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है, तभी तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदल रहा है। यस यस सर। सर। एज लॉन्ग एज वो मोटर की तरह काम कर रहा है, भले उसमें बैक ईएमएफ जनरेट कर रहा है, लेकिन बैक ईएमएफ तो अप्लाइड वोल्टेज से कम है ना भाई, तो अल्टीमेटली इफेक्टिवली तो वो वोल्टेज ले ही रहा है ना, दे तो नहीं रहा ना। तो यस इन सर। जनरल, यस सर। इन जनरल जब उसके आर्मेचर में कोई इफेक्टिव वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा, वो खुद ही ले रहा है, तो वो फील्ड वाइंडिंग को खुद कैसे एक्साइट कर देगा, जो वो खुद दूसरे से ले रहा है? तो इसको सेल्फ एक्साइटेशन कहना सही रहेगा, जब वो खुद कैपेबल ही नहीं है देने के लिए दूसरे को, खुद ले रहा है अप्लाइड वोल्टेज से वोल्टेज। हाँ सर कह सकते हैं। नहीं मैं कह रहा हूं कि उसको सेल्फ एक्साइटेशन कहना सही रहेगा, एक्साइटेशन नहीं कहेंगे जब सर वो भी खुद उसको। कैपेबल ही नहीं है। जनरेटर तो कैपेबल था, वो ईएमएफ जनरेट कर रहा था, तो खुद से खुद को दे लिया, तो हमने सेल्फ एक्साइटेशन कर दिया। लेकिन मोटर के केस में क्या कहना सही है, जब मोटर खुद जनरेट ही नहीं कर रहा, वो तो खुद ही नहीं दूसरे सर, सप्लाई नहीं वोल्टेज सर, से ले रहा है, नहीं सर, फिर नहीं कर सकते सर, कहना नहीं सर। सही है। इसलिए इसमें बस वो वाला जो शब्द होता है सेल्फ एक्साइटेशन, वो एलिमिनेट हो जाता है, इसमें हम सेल्फ एक्साइटेशन डीसी मोटर नहीं बोलते, उसमें हम सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर बोलते थे, जिसमें क्लासिफिकेशन था हमारा सीरीज, शंट, कंपाउंड, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, ये सारा था। इसमें बस वो सेल्फ एक्साइटेशन वाला जो वर्ड है वो हट जाता है। वो इसीलिए हट जाता है कि मोटर सेल्फ एक्साइट नहीं कर सकता, क्योंकि मोटर में कुछ जनरेट नहीं हो रहा। अगर बैक ईएमएफ जनरेट हो भी रहा है तो अप्लाइड वोल्टेज से कम है, अल्टीमेटली वो वोल्टेज ले ही रहा है, वो कुछ जनरेट, इफेक्टिवली कुछ जनरेट नहीं कर रहा है। अगर जनरेट कर रहा है वो अप्लाइड वोल्टेज से कम ही है, तो इफेक्टिवली वो वोल्टेज ले रहा है, दे नहीं रहा है, इट इज नथिंग जनरेटिंग इफेक्टिवली। तो वो खुद को खुद से एक्साइट नहीं कर सकता जब वो कुछ जनरेट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसमें सेल्फ एक्साइटेशन वर्ड यूज नहीं करते हैं, बस इतना ही कह रहा हूँ। बाकी चीजें आप यूज कीजिए। अगर आप सपोज कीजिए कि आप ऐसा काम करते हैं कि ये वाला, अगर इस फील्ड वाइंडिंग को आपने बाहर से सप्लाई दे दिया है, सपोज कीजिए आपने एक बाहर से एक्साइटर दे दिया है सप्लाई, और तो आप इसको क्या का नाम देंगे? अगर इसको बाहर से आपने सप्लाई दे रखा है तो क्या नाम देंगे इसको? सर सेपरेटली एक्साइटेड सर डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ तो हम कर ही नहीं सकते इसमें, ऑफ कोर्स, चूंकि जब आर्मेचर में ऐसा कुछ जनरेट ही नहीं हो रहा तो हम सेल्फ तो नहीं कर सकते, उसके लिए सेल्फ वर्ड कहना तो सही है ही नहीं, पहली बात। अच्छा, अब ये देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का ये डायग्राम सही बनाया है, देखिए फील्ड वाइंडिंग को, एक फील्ड वाइंडिंग बनाया, ये वाला फील्ड वाइंडिंग, ये वाला फील्ड वाइंडिंग यहाँ बनाया। फील्ड वाइंडिंग को मैंने एक सेपरेट एक्साइटर से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया, सेपरेट एक्साइटर से इसको कनेक्ट कर दिया। और आर्मेचर वाइंडिंग को, आर्मेचर को भी तो एक आपको डीसी सप्लाई देना पड़ता है, सप्लाई वोल्टेज, तो आर्मेचर वाइंडिंग को हमने एक अलग वोल्टेज से सप्लाई दे दिया। तो देखिए यहाँ पे वो भी अलग है, और यहाँ पे इस फील्ड वाइंडिंग को हमने अलग एक्साइटर से कनेक्ट कर रखा है, मतलब इसको दो सप्लाई जा रहे हैं, दो सप्लाई, एक फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई कर रहा है और एक इसको आर्मेचर आर्मेचर को वाइंडिंग अलग को। से सप्लाई दे रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई कर रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। इज दैट ओके? यस, ये सर कह सकते हैं। कह सकते हैं। अब हम आते हैं इसमें अगर इक्वेशंस पे आते हैं, तो यहाँ सप्लाई से जो करंट जा रहा है उसको हम सप्लाई करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लाई जो इसको, ये जो सप्लाई इसको करंट दे रहा है इसको क्या कहेंगे? आर्मेचर को जो भी करंट दे रहा है उसको क्या कहेंगे? सप्लाई करंट।
सप्लाई करंट देंगे, क्योंकि मोटर को आपको करंट सप्लाई ही देना होता है, ये जनरेट नहीं कर रहा होता है। तो आप इसके आर्मेचर को, इस आर्मेचर को जो भी करंट सप्लाई देंगे, यहाँ से जो भी करंट आर्मेचर को सप्लाई जाएगा, इस आर्मेचर को ऐसे करके जो भी करंट इसमें जाएगा, जो कि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और रोटर को रोटेट कराएगा, तो इसको हम क्या बेसिकली कहेंगे, दिस इज आई सप्लाई। दिस इज आई सप्लाई, मतलब इसको सप्लाई करंट करते हैं। और जो आप सप्लाई कर रहे हैं वही आर्मेचर में जा रहा है ना, या कुछ अलग जा रहा है? सर वही जा रहा है। वही जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ सप्लाई करंट आर्मेचर करंट के बराबर है। यस सर। कह सकते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, जो यहाँ वी सप्लाई कर रहे हो, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है? सर एक तो आर्मेचर की वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ले रहा है, वेरी गुड। और दूसरा, और एक वोल्टेज मतलब बैक ईएमएफ डेवलप होने में। तो यहाँ पे हम V इक्वल टू EV प्लस IRA लिख सकते हैं। ये दो चीजें, दो इक्वेशन, तो IA इक्वल टू आई सप्लाई और V इक्वल टू EV प्लस IRA लिखा जा सकता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। और इस मोटर को अलग अलग हम सप्लाई दे रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग को अलग सप्लाई दे रहे हैं और आर्मेचर को हमने अलग वोल्टेज से सप्लाई दिया, तो इसको क्या नाम दे रहे हैं? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अब हमको सेल्फ नहीं बोलना है, बस सेल्फ वाला वर्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमने सेल्फ इसलिए नहीं बोलना है कि इसके आर्मेचर में कुछ भी इफेक्टिवली जनरेट नहीं हो रहा है। तो जब कुछ ऐसा इफेक्टिवली, अगर कुछ जनरेट हो भी रहा है बैक ईएमएफ, तो अप्लाइड वोल्टेज से इफेक्टिवली कम है, उसमें इफेक्टिवली कुछ जनरेट नहीं हो रहा। बैक ईएमएफ भी अप्लाइड वोल्टेज से कम है, अल्टीमेटली वो सप्लाई से वोल्टेज ले ही रहा है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें कुछ जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये कह भी नहीं सकते कि खुद से खुद को एक्साइट कर रहा है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें खुद कुछ जनरेट ही नहीं हो रहा, तो दूसरे को कैसे एक्साइट करेगा। तो हम सेल्फ एक्साइटेशन इसमें यूज नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सारी टर्म सेम यूज करेंगे, लाइक सीरीज डीसी मोटर। अब सीरीज डीसी मोटर में ये बताइए, इस फील्ड वाइंडिंग को अगर यहाँ से उठा के मैं इस सप्लाई के साथ सीरीज में लगा दूं, तो एक ही सप्लाई से इस फील्ड वाइंडिंग को भी सप्लाई मिल जाएगा, आर्मेचर को भी मिल जाएगा। क्या अलग अलग सप्लाई लगाने की जरूरत पड़ेगी इसके लिए अलग और यहाँ अलग? एक सप्लाई से हम दे सकते हैं। तो एक ही सप्लाई से अगर दोनों को मिल गया, लाइक फील्ड वाइंडिंग को भी मिल गया, अगर ये सप्लाई वोल्टेज मैंने यहाँ V लगाया और उससे फील्ड वाइंडिंग को भी मिल गया, RSC का आप मतलब जानते ही हैं, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, और आर्मेचर को भी मिल गया, तो इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, सीरीज डीसी मोटर कह सकते हैं। ये नाम दिया, तो हम इसको सीरीज डीसी मोटर कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज सो कॉल्ड सीरीज डीसी मोटर। अच्छा, इसमें इक्वेशन क्या बनेगा, इसमें जितना भी आप वोल्टेज सप्लाई, जितना भी करंट आप सप्लाई करेंगे, आई सप्लाई, क्या वही फील्ड करंट होगा और क्या वही आर्मेचर करंट होगा? तीनों करंट सेम होंगे, अलग अलग होंगे? इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं कि आर्मेचर करंट इक्वल टू फील्ड करंट इक्वल टू सप्लाई करंट। यस सर। लिख सकते हैं ना? अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोगों में से कोई भी, कि आप लोगों में से किसी को ये लगता है कि ये सब रटने की चीजें हैं, या खुद आपको खुद समझ में आ रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा आपको नहीं लग रहा है ना कि सर इसके बाद में इसको रटना पड़ेगा मुझे, या मुझे फिर से? ये तो आप खुद ही देख देख के बता रहे हैं मुझे, और आपको खुद देख के समझ में आ रहा होगा। इतना भी कोई हाईली कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है ये, है ना? डू यू बिलीव दिस? सर एक चीज पूछनी है आपसे। हाँ बोलिए। सर आपने फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर की दोनों एक ही सोर्स में लगाया है, तो हम अगर सेपरेटली उसको यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे? सेपरेट के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए ना, ऊपर बना रखा है मैंने। अगर आप उसको सेपरेट करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, कर लीजिए। आप आर्मेचर को अलग से सप्लाई दे दीजिए और फील्ड वाइंडिंग को अलग दे दीजिए। ले लीजिए, यहाँ फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ आर्मेचर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए, इस आर्मेचर को मैंने यहाँ से सप्लाई दिया है और फील्ड वाइंडिंग को यहाँ दूसरा एक्साइटर से सप्लाई दिया है। ये सेपरेटली एक्साइटेड का एग्जाम्पल है। अगर इसी फील्ड वाइंडिंग को आप हटा दीजिए, यहाँ परमानेंट मैग्नेट लगा दीजिए, तो परमानेंट मैग्नेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। हाँ सर, बताइए सर, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन वाला दिक्कत, इसमें कोई ऐसी एम्बिग्युइटी वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब एक बात बताइए, इसमें इसका मतलब यहाँ सप्लाई करंट, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट अगर बराबर है, तो ये कौन सा मोटर होगा? सीरीज डीसी मोटर। सीरीज में हम कभी भी सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर वर्ड यूज करेंगे क्या, जैसे जनरेटर में किया था? नो सर, नो सर, नहीं, सेल्फ वाला वर्ड मत यूज कीजिएगा, वो प्रॉपर नहीं है यहाँ मोटर के केस में। बाकी सारी सीरीज सब सेम रहेगा, कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, यहाँ जो वोल्टेज आप दे रहे हैं वो कहाँ कहाँ खर्च होगा बताइए मुझे। अगर ये जो V यहाँ दे रहे हैं वो खर्च कहाँ कहाँ होगा? सर एक तो सर एक ब्रशिश में खत्म होगा सर, बैक ईएमएफ में हो गया। दूसरा आर्मेचर रेसिस्टेंस में ड्रॉप में खत्म होगा। आंसर सीरीज वाइंडिंग। इसमें जो इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा,
इसमें आपको लिखना पड़ेगा अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू, ये खर्च कहाँ कहाँ होगा, तो एक तो इसमें जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा वो इसको अपोज करेगा, वहां खर्च होगा। एक आर्मेचर में जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, आर्मेचर का जो भी रेसिस्टेंस है, तो उसमें जो ड्रॉप होगा IARA, वहां खर्च होगा। और तीसरा कहाँ खर्च होगा, इस वाइंडिंग का, फील्ड वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है, उसमें जो भी ड्रॉप हो रहा है उसको, वो भी ड्रॉप तो इस वोल्टेज से माइनस ही होगा ना। ये IF, अगर ये इसका रेसिस्टेंस RAC है और इसमें फील्ड करंट IF है, तो ये फील्ड करंट आर्मेचर करंट के तो बराबर ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें अगर कोई ड्रॉप हो रहा है IARAC, तो ये IARAC V से माइनस ही होगा ना, हो नहीं होगा, क्योंकि ये तो ड्रॉप ही होगा ना, ये वोल्टेज जो है अप्लाइड वोल्टेज में से तो कम ही होगा कहीं ना कहीं, जितना भी करंट उससे जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो V कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, V खर्च हो रहा है एक बैक ईएमएफ को काउंटर करने में, एक आर्मेचर में जो ड्रॉप होता है IARA, और इस केस में सीरीज मोटर के केस में फील्ड में जो ड्रॉप होता है वहां भी खर्च होगा। तो ये इक्वेशन बनेगा सीरीज मोटर के लिए। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, आगे चलें। यस सर। इस इक्वेशन में तो कोई परेशानी नहीं है ना? नो सर, नो सर, नो। ठीक है, अब संट का मुझे आप कहानी बता दीजिए। सीरीज का उठा के अगर इस वाइंडिंग को मैंने संट में लगा दिया अगर, तो अब जो भी सप्लाई देंगे वो संट में भी तो जाएगा। अगर आप ऐसा थोड़ी कि वो सीरीज में लगाइएगा तो सप्लाई देगा तो सीरीज में ही जाएगा, और उसको संट में उठा के दीजिएगा और सप्लाई दीजिएगा, तो क्या इसमें फील्ड करंट नहीं आएगा? इसके रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शन आएगा सर, आएगा। जो भी आप सप्लाई दीजिएगा उसके प्रोपोर्शन में रेसिस्टेंस ऑटोमेटिकली संट फील्ड ड्रॉ कर लेगा। ISH की वैल्यू क्या होगी, जो भी वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा उसको RSH से डिवाइड कर दीजिए, वही ISH हो जाएगा। मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स उस प्रोपोर्शन में वो एक फील्ड करंट ड्रॉ करेगा। अच्छा, अब मुझे बताइए यहाँ पे कि जो सप्लाई करंट होता है सीरीज में तो तीनों बराबर थे। जो हमारा सीरीज था ये वाला, इसमें तो तीनों बराबर थे। इसमें हमारा जो था वो सप्लाई करंट, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट तीनों बराबर था। क्या इसमें ऐसा है? इसमें सप्लाई करंट किसके बराबर होगा? इसमें वोल्टेज इक्वल होंगे। हाँ वो तो ठीक है, पहले अब करंट की बात कर देते हैं। सप्लाई करंट किसके बराबर होगा? शंट फील्ड करंट करंट के बराबर, आर्मेचर करंट के बराबर, आर्मेचर करंट के बराबर होगा। आपको दिख रहा है? अच्छा, इसमें जो वोल्टेज आप दे रहे हो कहाँ कहाँ खर्च होगा? क्योंकि ये तो पैरेलल है, यहाँ पे तो वोल्टेज खर्च होगा नहीं। वोल्टेज इसका कहाँ कहाँ खर्च होगा? इसका बैक ईएमएफ और इसका जो भी इसमें करंट है और जो भी इसका रेसिस्टेंस आर्मेचर का, तो V इक्वल टू EV प्लस IRA। क्या इसमें इस तरीके से ये टर्न आएगा IA प्लस RAC या RSH यहाँ आएगा? क्योंकि ये पैरेलल है, ये ड्रॉप तो नहीं होगा। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसमें नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस इसका कम भी है। सपोज करो RSH कम भी है, तो RSH जो इसके साथ सीरीज में थोड़ी नहीं लगा जो इसमें से वोल्टेज ड्रॉप करेगा। सीरीज में थोड़ी नहीं लगा, सीरीज में होगा तब ना वोल्टेज ड्रॉप माइनस कीजिएगा। शंट में कैसे वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दीजिएगा? शंट में तो इसको और इसको वोल्टेज सेम ही मिलेगा। पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है ना, वोल्टेज माइनस थोड़ी ना होता है ना। तो वैसे भी माइनस नहीं कर सकते आप उसको। आपके आर्मेचर को और शंट फील्ड को तो वोल्टेज सेम मिलेगा, ये सप्लाई वोल्टेज दोनों बराबर मिलेगा। अच्छा, तो ये इक्वेशन आप समझ गए। जो भी आप V सप्लाई कर रहे हो खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, तो इसके बैक ईएमएफ में, और इसमें जो भी आर्मेचर रेसिस्टेंस है तो उसमें ड्रॉप हो रहा है। और RSH में जो भी ड्रॉप हो रहा है उसको आप माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका और इसका वोल्टेज तो बराबर ही है, वो माइनस नहीं होगा। तो ये आप समझ गए होइएगा। अच्छा, अब बताइए, अब दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, सीरीज और शंट दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। यहाँ पे शंट भी लगा देता हूँ, सीरीज भी लगा रहने देता हूँ, तो क्या बनेगा? कंपाउंड डीसी मोटर। बार बार मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, मैंने यहाँ लिख दिया कंपाउंड डीसी मोटर सेम एज कंपाउंड जनरेटर। डायग्राम तो सेम ही होता है ना, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अगर मैं एक सीरीज फील्ड लगा दूं और यहाँ शंट लगा दूं तो कंपाउंड हो जाएगा। यही इतना ही फर्क है ना, वो तो आप समझ ही रहे हैं। बार बार इसलिए मैं बार बार डायग्राम बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? हो गया? क्लियर है? अच्छा, अब इनका मुझे थोड़ा सा एप्लीकेशन जानना है। एप्लीकेशन जानने से पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कि हमारा जो ईएमएफ इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन क्या था, पहले देख लीजिए। पहले सबसे पहले ईएमएफ इक्वेशन मैंने आपको पढ़ा दिया था। ईएमएफ मैंने जो डिराइव किया था, आपको याद होगा पहले के लेक्चर में, ईएमएफ जो डिराइव किया था मैंने, वो डिराइव किया था E इक्वल टू MP/Z/60A। इसमें Z क्या था, आपको अगर याद हो तो बताइए। Z था, मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान नहीं होगा। Z था टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। Z था टोटल नंबर, 5 था फ्लक्स पर पोल, 5 था फ्लक्स पर पोल कि हर एक पोल जो है वो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। P था टोटल नंबर ऑफ, P था कितना पोल है, ठीक है ना। और N था नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक था। और A था, A आपको मालूम होगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जो कि सीरीज के लिए होता है 2
जो कि सीरीज वेव बाइंडिंग के लिए होता है 2 और पैरेलल के लिए या लैप बाइंडिंग के लिए होता है नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। ठीक है ना, यही था ना। यस सर। होता है A इक्वल टू P होता है लैप बाइंडिंग के लिए और A इक्वल टू 2 होता है वेव बाइंडिंग के लिए। ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। डेरिवेशन एक लेक्चर में डेरिवेशन ही हमने किया था, बहुत आराम से किया था, देख लीजिएगा दोबारा वीडियो। नहीं समझ में आएगा तो मैं उसको करा दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं, और वैसे करा चुका हूँ इसको मैं। अच्छा, तो जो ईएमएफ डेवलप हुआ था, डायरेक्ट मैं इसके फॉर्मूला पे आता हूँ, वो था NP5Z/60A। अच्छा, NP5Z में कांस्टेंट क्या क्या है? मैं जो अगर आपसे पूछूं कि क्या 60 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट 60 तो कांस्टेंट है सर। ये जो है ये नंबर ऑफ ये पैरेलल कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट ही होगा सर। कांस्टेंट है। ये टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है कंडक्टर्स। नंबर ऑफ कंडक्टर बार बार तो नहीं बदलेंगे। P नंबर ऑफ पोल कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये भी कांस्टेंट ही है सर। कांस्टेंट है, लेकिन n आरपीएम तो बदलेगा, रोटेशन तो स्पीड तो बदल सकता है। फ्लक्स जो है वो फील्ड करंट पे डिपेंड करता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को नहीं चेंज कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर को चेंज नहीं कर सकते, आप नंबर ऑफ पोल को चेंज नहीं कर सकते, आप 60 को चेंज नहीं कर सकते। मतलब PZ60A ये क्या है? कांस्टेंट है सर। बच गया क्या वेरिएबल, क्या बच गया? N और 5 N और n 5। और 5। अगर मैं PZ60A को कांस्टेंट K मान लूं, इसको कांस्टेंट मान लो, चूंकि ये तो कांस्टेंट ही है, इसको K मान लो, तो मैं इसको K5N लिख सकता हूँ E इक्वल टू। यस सर, लिख सकते यस सर। इसमें तो आपको कोई ऐतराज नहीं है E इक्वल टू K5N लिखने में। तो अब हम आगे जो है वो E इक्वल टू K5N ही यूज करेंगे, चलेगा? यहाँ K का वैल्यू है, यहाँ K का वैल्यू PZ/60A होगा, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर चलेगा। ठीक, चलिए। अब अगला जो हमने टॉर्क इक्वेशन आपको पढ़ा था, टॉर्क इक्वेशन में भी हमने देखा था कि हमने जितना भी सप्लाई वोल्टेज दिया था, सप्लाई वोल्टेज के बाद इसको इफेक्टिवली मिला कितना, तो हमने देखा कि अरे V इक्वल टू क्या होता है, तो V इक्वल टू होता है EB प्लस IRA। तो जब V में से ये इसका आर्मेचर का रेसिस्टेंस वाला जो पार्ट है IRA ड्रॉप हो जाएगा, तो बचेगा कितना वोल्टेज, इस आर्मेचर को मिलेगा वोल्टेज, तो मिलेगा इसको अल्टीमेटली V माइनस IRA जब माइनस हो जाएगा तो EB के बराबर का वोल्टेज मिलेगा। तो यही वोल्टेज जो होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा मैकेनिकल पावर डेवलप करने के लिए, यही इलेक्ट्रिकल पावर जो होगा, यही इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो होगा कहीं ना कहीं मैकेनिकल पावर में चेंज करेगा। तो उसको हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक पावर इनपुट इक्वल टू मैकेनिकल पावर आउटपुट। इलेक्ट्रिक पावर इनपुट क्या होगा, तो P इक्वल टू VI होता है, तो V इसको मिल कितना रहा है, ये सप्लाई वोल्टेज V तो नहीं मिल रहा है, V माइनस IRA घट के उसको EB के बराबर का वोल्टेज मिल रहा है, तो EBIA इक्वल टू मैकेनिकल पावर आउटपुट क्या होता है, मैकेनिकल पावर होता है, आपको याद होगा मैंने डिराइव करा था, P इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, W इक्वल टू FS लिख दिया था और एक बाई इसको V करा दिया था, उसको टाउ ओमेगा रख दिया। तो बस यहाँ से मैंने टॉर्क निकाल लिया था, ये पूरा करा दिया हुआ पूरा एक लेक्चर में। जो टॉर्क मैं निकाल के लेके आया था वो निकाल के आया था ये सारा निकाल के लाया था। अब मुझे बताइए कि इसमें कांस्टेंट कौन कौन सा है, क्या इसमें A कांस्टेंट है? हाँ सर, A कांस्टेंट है। Z कांस्टेंट है? Z भी कांस्टेंट है सर। यस सर। P कांस्टेंट है? P कांस्टेंट है? हाँ सर, P कांस्टेंट है। 0.159 भी कांस्टेंट। 0.159 कांस्टेंट है? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब 0.159 PZ बाई A को मैं क्या एक कांस्टेंट मान लूं? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इसको कांस्टेंट मान लीजिएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि टॉर्क इक्वल टू K, तो ये हो गया, और बचा क्या कांस्टेंट को छोड़ के, वेरिएबल क्या बचा, I है। तो इसका मतलब टॉर्क को मैं अगर आगे से लिखूं K phi IA तो चलेगा? यस सर। मतलब अगर शॉर्ट में E को EMF को मैं K phi N लिखूं और टॉर्क को K phi IA लिखो तो चलेगा? यस सर। चलेगा। यस सर। अच्छा, एक चीज आप बताइए मुझे, मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा हूँ, आपकी मेमोरी नहीं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा हूँ, और थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा, जल्दीबाजी में मत दीजिएगा, एक रिक्वेस्ट, आप लोग सोच के आंसर दीजिएगा। मुझे एक चीज का आंसर दे, और हो सकता है आपके एग्जाम में भी आए, मैं बता देता हूँ, हो सकता है मे बी, सोच के आंसर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मैं टॉर्क बढ़ाऊंगा, अच्छा एक चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, पहली बात मैं उस चीज को पहले थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर दूं। इसमें जो टॉर्क डेवलप होता है, हम डीसी मोटर को एक सप्लाई देते हैं, सप्लाई से इसमें एक करंट जाता है,
और करंट कैरिंग कंडक्टर पे टॉर्क लगता है। तो टॉर्क जो लगता है कहीं ना कहीं हम उसको डिड्यूस करते हैं F इक्वल टू IL क्रॉस इससे B IL क्रॉस B। तो ये टॉर्क जो है, फोर्स जो है, वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? एक तो आई पे और दूसरा B पर बी पे। B मतलब एक करंट पे और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स पे। मैग्नेटिक। तो यही है ना टॉर्क, एक तो फ्लक्स पे और दूसरा आर्मेचर करंट पे। यस सर। यही है ना, देखने ना, एक 5 पे डिपेंड किया, डिराइव भी तो हम यही करके लाए ना, और दूसरा आर्मेचर करंट पे डिपेंड किया जो आप देख के बता रहे थे। एग्री? अच्छा जी सर। यस सर। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैंने टॉर्क इस पे बढ़ाया तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? स्पीड बढ़ेगा। टॉर्क बढ़ाया तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, मेरा क्वेश्चन है। घटेगा। कम हो गया, ये चेंज नहीं होगा कम होगी ना। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जल्दी सर, reply कोई करना। चेंज नहीं होगा सर, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज तो होगा। मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनिए। तो अच्छा, ये रोटेट किस वजह से करता है? टॉर्क लगने के कारण ही करता है ना। हाँ सर। रोटेट जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो सप्लाई के कारण इसमें करंट आता है, करंट के कारण इस पे एक फोर्स लगता है F इक्वल टू IL क्रॉस B, जिससे टॉर्क डेवलप होता है दोनों आर्म पे, जिसके कारण ये रोटेट करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो रोटेशन का डायरेक्शन भी हमने राइट हैंड रूल से निकाल लिया था, IL क्रॉस B का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करके। तो मुझे बताइए, रोटेट तो टॉर्क के कारण ही कर रहा है ना। कौन सा बॉडी है इसको जो रोटेट कर रहा है? टॉर्क। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ना चाहिए सर, बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब मेरा जरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए। सर पर बैक टॉर्क ईएमएफ भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना फिर। हाँ सुनिए तो सुनिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका पॉइंट वैलिड है, मैं उसी को इलैबोरेट कर रहा हूँ। टॉर्क बढ़ेगा तो सडनली दिखता है कि भाई ये रोटेट तो टॉर्क के कारण ही कर रहा है, और टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बताइए कि टॉर्क अगर बढ़ रहा है, टॉर्क अगर बढ़ रहा है इसका मतलब आर्मेचर करंट बढ़ रहा है या घट रहा है? क्योंकि यार टॉर्क तो आर्मेचर करंट पे डिपेंड कर रहा है। बढ़ रहा है बढ़ेगा सर। आर्मेचर करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ रहा होगा। जी सर। यस अभी सर। तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा। इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज अगर बढ़ रहा है इसका मतलब बैक ईएमएफ घट रहा है या बढ़ रहा है? वो भी बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज तो तभी बढ़ेगा ना जब बैक ईएमएफ कम होगा, क्योंकि बैक ईएमएफ तो इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है ना, वोल्टेज को अपोज करता है ना। कम तो होगा बैक ईएमएफ तो कम होगा ना, और बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है? रोटेशन पे। तो Yes, बैक sir. ईएमएफ तो तब कम होगा जब रोटेशन कम होगा। बैक ईएमएफ तो कम होगा तब रोटेशन कम होगा। इसका मतलब अगर टॉर्क, देखो दोबारा से देखते हैं, टॉर्क अगर बढ़ा तो पक्का आर्मेचर करंट बढ़ा होगा। Yes, sir. अभी तो टॉर्क बढ़े, अभी ना आर्मेचर करंट बढ़े तो टॉर्क नहीं बढ़ने का। अच्छा, आर्मेचर करंट बढ़ा इसका मतलब ये इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज कहीं ना कहीं बढ़ा है। यस सर। अच्छा, ये इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको जो अपोज करने वाला बैक ईएमएफ था कम हुआ है। Yes, sir. अच्छा, बैक ईएमएफ कम हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी रोटेशन की रफ्तार गिरी है, क्योंकि बैक ईएमएफ रोटेशन के कारण जनरेट हो रहा था। यस सर। Yes, sir. रोटेशन की रफ्तार गिर गई, इसका मतलब तो सीधा सा बात है, आपका टॉर्क बढ़ा तो रोटेशन की रफ्तार गिर गई। यस सर। यस सर। हाँ सर। सीधी सी बात है। अच्छा, इसका उल्टा करके देखते हैं, अगर स्पीड कम होता है तो क्या होता है? इसका मतलब स्पीड अगर कम होता है तो आपके हिसाब से टॉर्क कम होना चाहिए। यस सर। हाँ सर। ओके, तो मैं स्पीड को कम करके देखता हूँ। जब मैं स्पीड को कम करूंगा, इसको सबको हटाता हूँ, जरा ध्यान दो। जब मैं इसका स्पीड कम करूंगा, रोटेशन कम होगा करूंगा, तो बैक ईएमएफ घटेगा कि बढ़ेगा? बैक ईएमएफ कम होगा सर। कम हो जाएगा। बैक ईएमएफ कम होगा तो इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। जब इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। टॉर्क भी बढ़ेगा सर। इस स्पीड को कम किया तो टॉर्क बढ़ा कि घटा? हाँ सर। बढ़ गया। तो बताओ, Yes, स्पीड के sir. साथ आर्मेचर करंट टॉर्क का रिलेशन इनवर्स है कि डायरेक्टली है? इनवर्स है सर, इनवर्स। इनवर्स। सडनली होता क्या है, सडनली होता क्या, हम एकदम से सुनते हैं और अरे टॉर्क बढ़ गया तो स्पीड को बढ़ा देते हैं, हम इस बैक ईएमएफ को भूल जाते हैं, और इसके पीछे आंसर छुपा है। हाउ ध्यान से सुनना, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए बहुत। हाउ बैक ईएमएफ मेक्स द डीसी मशीन सेल्फ रेगुलेटिंग।
इसी तरीके से बैक ईएमएफ जब यहाँ पे आप लोड बढ़ाते हैं ऑटोमेटिकली, तो जैसे ही लोड बढ़ाते हैं आर्मेचर का रफ्तार स्लो हो जाता है। कैसे मशीन को पता चलता है कि इतना लोड बढ़ा तो इतना टॉर्क बढ़ा दो ऑटोमेटिकली? तो जिस प्रोपोर्शन में आप लोड बढ़ाते हैं उसी प्रोपोर्शन में स्पीड गिर जाती है, जिस प्रोपोर्शन में स्पीड गिरती है उसी प्रोपोर्शन में बैक ईएमएफ भी गिर जाता है, जिस प्रोपोर्शन में बैक ईएमएफ गिरता है उसी प्रोपोर्शन में इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ जाता है, और जिस प्रोपोर्शन में इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में आर्मेचर करंट बढ़ जाता है, और जिस प्रोपोर्शन में आर्मेचर करंट बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में टॉर्क भी बढ़ जाता है। तो बढ़ा हुआ टॉर्क बढ़े हुए लोड को ड्राइव कर लेता है। ये चीज मैं 5-6 बार पहले भी लेक्चरों में बोल चुका हूं, और मे भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दोबारा मैंने बोल दिया। कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, दैट आई अंडरस्टैंड। तो क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। तो अगर ये गलती तो नहीं होगी कि भैया टॉर्क बढ़ा दिया तो स्पीड भी बढ़ गया होगा, या स्पीड बढ़ रहा है तो टॉर्क पक्का बढ़ा होगा? दोनों में इनवर्स सर, रिलेशन है, बढ़ गया। और ये बैक ईएमएफ के थ्रू होता है, ये ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। चलिए, अब मुझे एक चीज बस क्लियर है, मैं अब इसका एप्लीकेशन डिस्कस करके ये टॉपिक यहीं खत्म करता हूँ। लास्ट पहुंच चुका हूं मैं, 10 मिनट मुझे और लगेगा। जब आप मोटर को आर्मेचर करंट देते हैं तो बदले में क्या क्या पाते हैं? जब आर्मेचर करंट यहाँ जाता है तो बदले में क्या क्या होता है? इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क मिलता है, टॉर्क मिलता है हमें। और टॉर्क के कारण रोटेशन प्रोड्यूस होता है। यस सर। ठीक है, तो आर्मेचर करंट जब इसमें हम दे रहे हैं तो दो चीजें प्रोड्यूस होगा, वन इज टॉर्क एंड सेकेंड इज उस टॉर्क के कारण रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम स्पीड कह सकते हैं, स्पीड के टर्म्स में उसको मेजर कर सकते हैं। तो दो चीजें हो रही हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आज कोई गर्ल कैंडिडेट कनेक्टेड नहीं है क्या? इन्हीं का भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा मुझे, केवल बॉयज ही कनेक्टेड है क्या? सर 24-23 बच्चे कुल हैं सर है तो है, बट आज मुझे लगता है कोई गर्ल कैंडिडेट, नॉर्मली वो लोग बोलते हैं, बट आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है मे बी ना हो। मैं बस ये जानना चाह रहा था कोई है या नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सर एक चीज पूछनी थी। बोलिए बोलिए। सर जो आप वो डिस्कस करने वाले थे उसके बारे में नोट्स जो आपने सेंड करा है वो हो चुका है वो, या फिर अभी करोगे? नहीं, अभी नहीं हुआ, एग्जैक्टली नहीं हुआ। आज मैंने लेट ज्वाइन किया था। नहीं, वो अभी नहीं हुआ, अभी नहीं किया मैंने। उसमें थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, 10 मिनट उसमें भी लगेगा। पहले इस कंटेंट को फिनिश कर लूं, तो ये अपना डीसी पूरा हो जाएगा, ठीक है ना? फिर मैं उसको भी डिस्कस है ना। ठीक है, तो अच्छा, कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके काम की बहुत बातें कल की जाएंगी, जो आपके पीयू में काफी मददगार होगा आपके लिए, ठीक है ना? तो कल तो ज्यादा क्राउड में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आपके मतलब की चीजें होंगी बहुत ज्यादा, वही होंगी। ठीक है, चलिए। तो आगे मैं ये कह रहा था कि जो आप इनपुट देते हैं मोटर को, जो इनपुट देते हैं वो दो काम करता है। एक तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो भी आर्मेचर करंट आप देते हैं इनपुट, वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क के कारण उसमें रोटेशन होता है, जिसको आप स्पीड के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो इनपुट आप देते हैं आर्मेचर करंट, आउटपुट में आपको क्या मिलता है? टॉर्क, और क्या मिलता है? रोटेशन टॉर्क और स्पीड। अब देखिए, एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे कि इसमें हम कर्व किसके किसके बीच में खींच सकते हैं। इनपुट आउटपुट के बीच में अगर हम कर्व खींचे, हमने इनपुट दिया आर्मेचर करंट और आउटपुट में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, हम आर्मेचर करंट टॉर्क ड्रॉ कर सकते हैं मशीन के लिए, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। ठीक है, आर्मेचर करंट स्पीड कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं सर, और दोनों में आपस में कर सकते हैं, टॉर्क स्पीड के में आपस में कर सकते हैं सर। ठीक है, तो हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में? अगर मुझे ड्रॉ करना पड़े तो आर्मेचर करंट, टॉर्क, जो कि आप जो इनपुट आर्मेचर करंट दे रहे हैं वो दो काम कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, उसको रोटेट कर रहा है, मतलब स्पीड आ रहा है। तो आप आर्मेचर करंट टॉर्क एक कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं, आर्मेचर करंट स्पीड एक कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं, और दोनों आउटपुट में आपसी रिलेशन भी निकाल सकते हैं, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक भी बना सकते हैं। यही तीन रिलेशन आपको मोटर के टर्म में देखना होता है। तो एक है रिलेशन आर्मेचर करंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा रिलेशन है आर्मेचर करंट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरा है दोनों के बीच में आपस में स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, जिसको मैकेनिकल, चूंकि स्पीड और टॉर्क दोनों मैकेनिकल क्वांटिटी है, स्पीड भी मैकेनिकल है और टॉर्क भी मैकेनिकल है, इसलिए इसको टोटली हम मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, क्योंकि स्पीड और टॉर्क दोनों ही मैकेनिकल है। तो दो मैकेनिकल क्वांटिटीज के बीच में हम आपसी रिलेशन निकाल रहे हैं, इसलिए उसको मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं कहते हैं। अच्छा, अब मुझे निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है? आर्मेचर करंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। क्या निकालना है? ये वाला ऊपर वाला आर्मेचर करंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, जो, हाँ, मुझे जो निकालना है वो पहले निकालना है ये आर्मेचर करंट, इस आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच का कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। किसके लिए निकालना है? तो डीसी सीरीज मोटर के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है? डीसी मोटर के लिए, डीसी सीरीज।
कैरेक्टरिस्टिक जो मुझे निकालना है, आर्मेचर करंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। आपको ईएमएफ इक्वेशन याद होगा, E इक्वल टू K phi n, अभी बताया था, जहाँ K कांस्टेंट होता है। यस सर। बताइए, याद है, वेरी गुड। तो E इक्वल टू K phi n अगर ईएमएफ होता है, तो यहाँ से अगर हम कांस्टेंट को हटा दें, इसको एलिमिनेट कर दें, तो इस E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi n लिख सकते हैं क्या हम? अगर K कांस्टेंट है यस तो सर। यस सर। लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम स्पीड निकाल लें, क्योंकि हमें जो कैरेक्टरिस्टिक निकालना है वो निकालना है आर्मेचर करंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ से हम n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E/5 हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब मुझे बताइए, E/5 अगर हो जाता है तो मोटर के केस में E तो बैक ईएमएफ होता है, E का मतलब EB होता है, बैक ईएमएफ होता है, आपको मालूम है। तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है। यस सर। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है? ये आपको दिख रहा है यहाँ से, इसी रिलेशन से। यस सर। अब मुझे ये बताइए कि इसमें जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है, इसमें फील्ड करंट और आर्मेचर करंट क्या बराबर है या अलग अलग है? सीरीज मोटर के केस में बराबर है करंट सर। इक्वल है। क्या करो? कुछ करो। करंट इक्वल है दोनों। हाँ, दोनों इक्वल है ऑफकोर्स। तो इसका मतलब इसमें जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होगा। यस सर। यस सर। आईएसी और आईए तो बराबर ही है, सीरीज करंट और सीरीज में जो फील्ड करंट है और आईए वो तो दोनों बराबर है। तो अगर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईएसी हो सकता है, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए भी होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना। यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ ई के डिनोमिनेटर में फाई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए है तो नीचे आईए लिख सकता हूँ, यस सर। क्योंकि ये फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए है। ये आपने देख लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो फाई जनरेट होगा वो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस सीरीज करंट के होगा, और सीरीज करंट आर्मेचर करंट के बराबर है। तो फाई अल्टीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए है। ये आपको क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। यस सर। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा से इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं, अगर हम ईएमएफ इक्वेशन लिखते हैं E इक्वल टू K phi n, तो हम उसको लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi n, जहाँ K कांस्टेंट है। फिर n की वैल्यू मैंने निकाल दी और लिख दी E/5, और सीरीज मोटर के केस में phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA होता है। phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IAC फील्ड करंट होता है, जो कि बराबर है आर्मेचर करंट के। तो phi जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA होगा। इसका मतलब स्पीड और आर्मेचर करंट में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स। स्पीड और आर्मेचर करंट में क्या ये रिलेशन ड्रॉ कर दूं इनवर्स ऐसे? यस ये सर। ग्राफ ऐसे क्यों है, आपको समझ में आ रहा है? ये ग्राफ ऐसे क्यों है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर, हाइपरबोलिक डिग्री में। यस। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, हाईली कॉन्सेप्ट, और इतना वर्सेटाइल क्वेश्चन है कि पूछ ही लिया जाता है हर बार। क्वेश्चन है कि व्हाई डीसी सीरीज मोटर इज नॉट स्टार्टेड ऑन नो लोड। डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के स्टार्ट क्यों नहीं करते, और पक्का नहीं करते। डीसी सीरीज मोटर को यहाँ पे बिना लोड लगाए, इस आर्मेचर पे बिना लोड लगाए हम स्टार्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते? और ऐसा अगर गलती से हो जाए, डीसी सीरीज मोटर उसको बिना लोड के अगर तुमने स्टार्ट कर दिया ना, तो मोटर में पार्ट बिखर जाएगा, सारे पार्ट उसके बिखर जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा? इसका आंसर ये आपको इक्वेशन देखिए। अगर आप इस पे लोड नहीं डालिएगा, अगर आप इस पे लोड नहीं डालिएगा, इस आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। बहुत मिनिमम होगी। अरे मिनिमम क्यों? ये तो आर्मेचर करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड होगा ना। आप जितना ज्यादा लोड डालिएगा, आप जितना ज्यादा लोड डालिएगा, उसमें जितना ज्यादा लोड डालिएगा उसका स्पीड उतना ही कम होगा, उसका रोटेशन स्पीड उतना ही कम होगा। रोटेशन स्पीड जितना कम होगा, ऑफ कोर्स उसमें बैक ईएमएफ उतना ही कम जनरेट होगा। बैक ईएमएफ जितना ही कम जनरेट होगा, ऑफ कोर्स आप समझिए ना, आप जब इसको जितना ज्यादा लोड डालिएगा, रोटेशन स्पीड उतना ही स्लो हो जाएगा, और रोटेशन स्पीड जितना स्लो होगा, बैक ईएमएफ उतना ही कम होगा। बैक ईएमएफ जितना ही कम होगा, इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा, और इफेक्टिव अप्लाइड जितना ज्यादा होगा, आर्मेचर करंट उतना ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा लोड उतना ही ज्यादा आईए, आर्मेचर करंट। तो अगर लोड नहीं है तो आर्मेचर करंट क्या होगा? बिल्कुल निग्लिजिबल ही होगा, जो इसको बस रोटेट कराने के लिए काफी होगा, बिल्कुल। तो जब ये आर्मेचर करंट निग्लिजिबल होगा, और जब आर्मेचर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, तो जब ये आर्मेचर करंट निग्लिजिबल है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी सर। मतलब मोटर की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसका शाफ्ट वाफ्ट जितना बेल्ट पुलिस सब टूट जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट स्पीड पे कोई चीज टिक सकता है? नो सर। ये आंसर आपको मिल गया इस क्वेश्चन से। बस ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये वाला चीज जो है, इसको दिखा के बस आप इसको आंसर कर सकते हैं।
इस इक्वेशन को कि भैया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पहले E इक्वल टू KFIL लिख दीजिए, और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन सीरीज मोटर के केस में फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA होता है, एंड इन केस ऑफ नो लोड द वैल्यू ऑफ IA इज नेग्लिजिबल, एंड व्हेन IA इज नेग्लिजिबल स्पीड इज डेंजरसली हाई एंड अप टू ऑलमोस्ट इनफिनिटी, एंड दैट इज व्हाई DC motor cannot be started, DC series motor cannot be started on no load. अच्छा, अब कहिए कि ये तो बात ठीक सर ये 2 नंबर में आता है। हाँ, दो नंबर में आता है। हाँ, 2 नंबर में, और कई बार आया हुआ है। पहले के क्वेश्चन देखिए, बहुत बार आया हुआ। अच्छा, उसके बाद अब मुझे इसका एप्लीकेशन बताइए कि DC सीरीज मोटर कहाँ यूज करें, जब ऐसा है तो पक्का कहाँ यूज करें? सर जहाँ पे लोड ज्यादा होगा। यस सर, जहाँ लोड ज्यादा हो सकता है वहां पर। एक बात बताइए, ये तो ठीक है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक और ड्रॉ कर लेते हैं। आर्मेचर करंट स्पीड तो हो गया, अब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक और क्या है, तब हम इसके एप्लीकेशन पे चलेंगे। आर्मेचर करंट स्पीड तो हमने कर लिया, अब क्या बचा? ये तो हो गया, आर्मेचर करंट स्पीड तो हो गया, आर्मेचर करंट टॉर्क वाला बचा, ठीक है ना। तो आर्मेचर करंट टॉर्क के लिए हमारे पास रिलेशन है कि टॉर्क के लिए क्या रिलेशन है, ये वाला रिलेशन याद है आपको? E इक्वल टू K phi, टॉर्क इक्वल टू K phi I, यस सर, है ना। ठीक है, वही रिलेशन यूज करते हैं, ठीक है, ये टॉर्क का रिलेशन वही यूज करेंगे। इसका मतलब कि टॉर्क जो है हमारा, ये टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? आर्मेचर करंट के IA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए, टॉर्क आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA दिख रहा है यहाँ पे। यस सर, हाँ, ये टॉर्क इक्वल टू K phi IA है, और टॉर्क इक्वल टू अगर K कांस्टेंट हम तो phi IA लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। बताइए, डीसी सीरीज मोटर के केस में ये फाई जो होता है, ये यहाँ जो फाई डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? आर्मेचर करंट। वेरी गुड, मुझे सुनना था। तो इस फाई को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA कह सकते हैं। यस सर, इसका मतलब टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर हो जाएगा, IA into IA। यस सर, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर अगर हो जाएगा, तो टॉर्क का आर्मेचर करंट के साथ अगर कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचेंगे तो कैसे होगा? स्क्वायर का होगा, पैराबोला कैसे होगा? यस सर, यस सर। अब मुझे सिर्फ कोई एक बताएगा आप में कि इसके बाद मैंने इसको फिर स्ट्रेट क्यों कर दिया पैराबोला के बाद? यहाँ पे तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर है ये, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन क्यों कर दिया, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA क्यों कर दिया, ये क्यों किया? तो क्योंकि सर करंट, आर्मेचर करंट कितने बढ़ा दो सर, फिर तो टॉर्क अपनी मैक्सिमम लिमिट के बाद बढ़ेगा नहीं ना। नहीं, बात तो तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा सही लाइन पे नहीं बोल रहे हो। तुम्हारा जो जस्टिफिकेशन है वो ठीक है, बट सेम लाइन पे नहीं है। अब देखो, तुम यहाँ आर्मेचर करंट कितना भी बढ़ाओगे, एक टाइम आएगा जब फील्ड वाइंडिंग मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा हो, उसके बाद ये फ्लक्स बढ़ेगा। आर्मेचर करंट कितना भी बढ़ाएगा, फिक्स्ड आर्मेचर करंट के बाद ये फाई तो फिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग को फील्ड प्रोड्यूस करने की एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि तुम 1000 एम्पियर आर्मेचर करंट दे दोगे तो ये लाखों वेबर प्रोड्यूस करने लगेगा। एक टाइम होगा अगर इसका सैचुरेशन 100 वेबर पे है तो तुम आर्मेचर करंट हजारों कर दो, 100 से 101 नहीं होने का, उस टाइम पे वो आके फिक्स हो जाएगा। सर ये समझ नहीं आया कि करंट बढ़ाने पर भी क्यों नहीं फ्लक्स बढ़ेगा, क्यों नहीं? कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, अच्छा सर, समझ गए सर, फील्ड लाइन से तो होती है वो। मैग्नेटिक सैचुरेशन नहीं है, उसके सारे मैग्नेटिक डाइपोल अलाइन हो जाएंगे, इसका थोड़ी होंगे। बीएच कर्व में यही तो पढ़ाया था आपको, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहले तो ठीक है, एक टाइम तक तो ये टॉर्क जो है, ये फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA होगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा थोड़े टाइम बाद? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा सर। उसके बाद टॉर्क प्रोपोर्शनल टू ओनली क्या होगा, IA रह जाएगा। उसके बाद ये टॉर्क प्रोपोर्शनल टू ओनली IA रह जाएगा। तो स्टार्ट में तो आपको हाई टॉर्क मिला, काफी हाई टॉर्क मिला, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर मिला, एंड देन क्या हुआ, उसके बाद आप कांस्टेंट हो गया सर, एक लिमिट के बाद कांस्टेंट। उसके बाद ये फ्लक्स हो गया कांस्टेंट, ये फ्लक्स जैसे कांस्टेंट हो गया तो ये वाली लाइन भी कांस्टेंट हो गई। अब इसका एप्लीकेशन मुझे बताओ। तो अब मुझे ये कांस्टेंट होगी सर, वो तो पैरेलल हो जाएगी ना फिर बाद में। तो उसके बाद तो लिनियरली टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA हो गया ना। टॉर्क ये देखो ना, फाई ये कांस्टेंट हो गया, ये हटाओ तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA बच गया ना। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप तो रहेगा ना, ये प्रोपोर्शनलिटी। अरे हाँ सर, स्क्वायर नहीं, प्रोपोर्शनल तो रहेगा ना यार। यस सर। कैसे काम? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये क्या एक वेरिएबल टॉर्क मशीन है या फिक्स टॉर्क मशीन है, किस तरह का मशीन है?
सर वेरिएबल। वेरिएबल Variable. क्योंकि स्टार्ट में देखिए, स्टार्ट में हाई टॉर्क मिला और फिर कांस्टेंट टॉर्क मिला, और टॉर्क कहीं ना कहीं आर्मेचर करंट पे भी डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितना ज्यादा आर्मेचर करंट उसी प्रोपोर्शन में टॉर्क, और पहले हाई टॉर्क और उसके बाद कांस्टेंट टॉर्क। यस सर। एक तो एक वेरिएबल टॉर्क मशीन है, और दूसरा इसको कभी नो लोड पे स्टार्ट नहीं कर कर नहीं सकते। सकते। नहीं कर सकते। अब बताओ इसका एप्लीकेशन कहाँ होना चाहिए? बेस्ट एप्लीकेशन बताओ, कहाँ इसको सर यूटिलाइज करें? सर कहीं बहुत ज्यादा हैवी लोड उठाने के लिए। जैसे ट्रेन में। हाँ सर, जिसमें हाँ। स्टार्टिंग में देखो, बहुत ज्यादा ट्रेन में लोड तो सुनो, उठाना है। सुनो, ट्रेन क्या ऑलवेज फिक्स स्पीड पे चलती है? यस हाँ सर। सर। ट्रेन क्या ऑलवेज फिक्स स्पीड पे चलती है? नहीं, उसको वेरिएबल टॉर्क चाहिए या नहीं? आया ना? सर वेरिएबल टॉर्क चाहिए। चाहिए। चाहिए सर। वेरिएबल टॉर्क चाहिए। ट्रेन का भी नो लोड होता है क्या? ट्रेन का अपना ही वजन अरबों टन है। लोड काफी होता है सर। यस सर, बहुत ट्रेन का ज्यादा। अपना ही वजन अरबों टन है, केवल इंजन का ही तो ट्रेन का कभी नो लोड होता है क्या? नो नो सर। सर। नो अगर उस सर। पर एक भी पैसेंजर नहीं है तब भी उसका वजन अरबों टन है, अरबों में है, मिलियंस ऑफ टन है। तो क्या कभी वो नो लोड हो सकता है क्या? नो सर। नहीं। अच्छा, ट्रेन को अगर ट्रेन स्थिर खड़ी है और ट्रेन को जस्ट मूव होना है, उस समय उसको टॉर्क सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगा बहुत या ज्यादा चाहिए। मोशन में ज्यादा? उस सबसे समय चाहिए। ज्यादा। देखो वहां पे उसको टॉर्क हाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये मोटर उसको हाई टॉर्क मिल देगा रहा कि है नहीं सर। देगा? यस सर, मिल रहा है। बिल्कुल स्टार्ट के समय। और उसके बाद जब ट्रेन चलने लग जाएगी तो अपनी इनर्शिया से तो खुद ही चलती रहेगी, उसको बहुत ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी। यस सर। उसके बाद देखो टॉर्क ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। यस सर। तो ट्रेन में बेस्ट सूट कर रहा है ये डीसी मोटर। यस सर। हाँ, तो ट्रेन में हाँ यूज सर, किया कर जाता सकता है। सर लिफ्ट में भी। हाँ, डीसी सीरीज मोटर को इसलिए ट्रेन में ट्रैक्शन में ज्यादातर यूज करते हैं, स्पेशली कहाँ पे? क्रेन में भी यूज करते हैं। अब क्रेन में भी यूज किया जाता है इसको। क्रेन भी कभी नो लोड नहीं होता, क्रेन का अपना ही वजन बहुत ज्यादा होता है, और स्टार्ट में जब वो मिट्टी उठाने को करता है उस समय उसको बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए, या कोई लोड हाँ तोड़ने सर, को हैवी वेट उठाने के लिए कर उसको सकता है। बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए था स्टार्ट में एकदम से झटके में, तो उसको उस समय आईए स्क्वायर चाहिए होता है, इतना टॉर्क चाहिए होता है। उसके बाद जब वो उठा लेता है तो फिर भी उसको नॉर्मल चाहिए होता है। वो भी एक वेरिएबल टॉर्क मशीन है, हमेशा उसको बराबर टॉर्क नहीं चाहिए होता। समझ में आई बात? तो यस। ट्रेन में, आपके Yes, ट्रेन sir. में, इसमें सब डीसी सीरीज मोटर यूज हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे हमें कांस्टेंट टॉर्क रिक्वायर्ड है, वहां हमें वेरिएबल टॉर्क रिक्वायर्ड नहीं, और बहुत हाई टॉर्क रिक्वायर्ड भी नहीं। एक कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर्ड है, और एक मतलब हमें कांस्टेंट टॉर्क भी रिक्वायर्ड है, मतलब स्पीड भी चाहिए हमें कांस्टेंट, और टॉर्क भी कांस्टेंट चाहिए, हमें बार बार वेरी करने वाला टॉर्क नहीं चाहिए। डीसी सीरीज मोटर में तो हमारे पास टॉर्क भी वेरिएबल है, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है, आर्मेचर करंट पे डिपेंड कर रहा है, बाद में टॉर्क मतलब बाद में टॉर्क थोड़ा कम हो जा रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है, स्टार्टिंग में आईए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बाद में आईए के प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, इस तरह का ग्राफ बन रहा है। तो एक वेरिएबल टॉर्क मशीन है। अगर मैं स्पीड का देखूं, आर्मेचर करंट के साथ स्पीड गिर रही है इसकी, तो एक वेरिएबल स्पीड भी मशीन है। तो ये एक वेरिएबल स्पीड मशीन है और वेरिएबल टॉर्क मशीन है। हमको स्पीड कहाँ यूज, इसको एप्लीकेशन कहाँ करेंगे? जहां हमें वेरिएबल स्पीड बेस्ट एग्जांपल है, और वेरिएबल टॉर्क की रिक्वायरमेंट हो, वहां उसको यूज करेंगे। क्लियर है? यस सर। तो ये वाला जो दोनों ग्राफ है, ये वाला दोनों ग्राफ जो है, ये हो गया स्पीड आर्मेचर करंट का, और ये हो गया टॉर्क आर्मेचर करंट का। अगर हमें तीसरा ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, स्पीड और टॉर्क का आपस में अगर ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे आर्मेचर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो आर्मेचर करंट की जगह पे टॉर्क रख दीजिए, वही ग्राफ, सेम ग्राफ रिपीट हो जाएगा। ये हो जाएगा स्पीड टॉर्क का, जो आर्मेचर करंट वही स्पीड टॉर्क का। क्लियर है? ओके सर। सर नॉइज आ रहा है। नहीं, मेरी तरफ से नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से आ रहा है। सर अमन की तरफ से आ रहा था, वो गलती से माइक ऑन हो गया उसमें। तो ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, तो ये तीनों ग्राफ आपको क्लियर हो गए, रटने की तो जरूरत नहीं है इसमें कुछ भी। वाई सीरीज मोटर कैन नॉट बी स्टार्टेड ऑन मोटर हैं। हाँ सर। ओके, अब है डीसी शंट मोटर। अब डीसी शंट मोटर का क्या एप्लीकेशन है, ये देखिए। डीसी शंट मोटर में अगर मुझे ये तीनों ग्राफ खींचने हैं, डीसी, प्लीज म्यूट कर लो यार, म्यूट कर लो, म्यूट कर लीजिए, कौन है? ठीक है। अब मुझे यही तीनों ग्राफ आर्मेचर करंट स्पीड, आर्मेचर करंट टॉर्क और स्पीड टॉर्क, ये तीनों ग्राफ मुझे किसके लिए खींचना है? तो डीसी शंट के लिए खींचना है। ये तीनों मैंने अभी सीरीज के लिए खींचा है, ये तीनों मैंने सीरीज के लिए खींचा है, और मैंने पाया
कि भैया सीरीज मोटर जो है वो एक वेरिएबल स्पीड वेरिएबल टॉर्क मशीन है। तो ऐसे जगह इसको अप्लाई करें जहाँ पे हमें वेरिएबल स्पीड चाहिए और वेरिएबल टॉर्क चाहिए और स्पीड भी वेरी करे, तो ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्रेन भी है ऑप्शन में, तो यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए हमने ये भी देखा कि हम इसको नो लोड पे क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते। तो नो लोड में स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट बहुत कम होगा। आर्मेचर करंट कम होने के कारण ये फ्लक्स की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में आर्मेचर करंट कम होने के कारण बहुत कम होगी आईए की वैल्यू, और ये स्पीड डेंजरसली हाई हो जाएगा, इसलिए हम इसको नो लोड पे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर भी मिल गया और कहाँ एप्लीकेशन है उसका भी आंसर मिल गया। बस अभी एक लास्ट टॉपिक अपना बच रहा है, डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में अगेन हमें ये तीनों ड्रॉ करना है। तो पहला ड्रॉ कर रहा हूँ आर्मेचर करंट स्पीड। आर्मेचर करंट स्पीड के लिए अगेन सेम फॉर्मूला मैंने लिख दिया, E इक्वल टू K∅N, मतलब इसका मतलब है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ∅N, और अगर यहाँ से N निकाले तो क्या हो जाएगा, E/∅ हो जाएगा, आप सबको पता है। लेकिन डीसी शंट मोटर में ये ∅ जो है, ये फील्ड जो है वो शंट में लगा होता है, और ये ISH ऑलवेज क्या होगा, क्या ये लोड के साथ वेरी करेगा? अगर ये शंट में है तो जब लोड आप चेंज कीजिएगा तो आर्मेचर करंट वेरी करेगा। क्या ये हाँ, तो ISH करंट वेरी करेगा। नहीं, आर्मेचर करंट तो करेगा, क्या ये ISH करेगा वेरी लोड के साथ? नो सर, ये नहीं करेगा सर, ये तो अलग है। शंट में है। देखो पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में सीरीज में था, तो जितना लोड लगाओगे उतना आर्मेचर करंट होगा, उतना ही जितना आर्मेचर करंट होगा तो ये भी फील्ड करंट भी वेरी करेगा, क्योंकि आर्मेचर करंट फील्ड करंट सेम है। और लोड बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा घटेगा तो फील्ड करंट भी बढ़ेगा घटेगा। लेकिन यहाँ पे ये सीरीज में नहीं लगा, ये पैरेलल में लगा है। तुम लोड बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट तो चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा, लेकिन क्या ये फील्ड करंट बढ़ेगा घटेगा? नो सर, ये नहीं बढ़ेगा। नहीं सर, ये नहीं बढ़ेगा। घटेगा नहीं ना। अच्छा, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं, मतलब इसका मतलब है कि ये ISH जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसका मतलब फ्लक्स तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसको तो आर्मेचर करंट से कोई लेना देना है नहीं। ना पॉइंट। तो हमारा जो ये फ्लक्स है, ये जो पाई है, ये हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यस सर। तो इसका मतलब n इस रिलेशन में अगर हम देखें तो E की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ V माइनस IRA। E हमारा V इक्वल टू I, यही होता है ना, E की वैल्यू क्या होती है, E इक्वल टू V माइनस IRA होता है ना। मोटर इक्वेशन तो यही होता है ना हमारा, यही होता है ना। यस सर, यही इक्वेशन होता है ना। तो मैंने इसी चीज को यहाँ लिख दिया कि मैं E इक्वल टू V माइनस IRA लिख सकता हूँ। ऊपर जो है देखो, E इक्वल टू K∅N लिख दिया, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K कांस्टेंट ले लिया तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ∅N हो गया, N क्या हो गया, E/∅ हो गया, और E को सिंपली मैं लिख रहा हूँ V माइनस IRA। अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या देख लो, क्या ∅ कांस्टेंट है, जल्दी बताओ। यस सर, हाँ कांस्टेंट सर, है। फाई तो कांस्टेंट है। अच्छा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो होता है वो हम ज्यादा रखते हैं कम रखते हैं, क्योंकि आर्मेचर को फुल लोड करंट कैरी करना होता है, सर कम ज्यादा रखना करंट होता है। ज्यादा। क्यों रखोगे यार, आर्मेचर को तो मैक्सिमम सर करंट कम लेना रखते हैं, होता सर कम रखते हैं, हाँ है। कम रखते हैं। कम रखोगे तो ये ∅ हमारा कांस्टेंट है, और आरए की वैल्यू बहुत कम है, आरए की वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो मैं अगर ये कहूं कि आईए में कितना भी चेंज होगा, अगर आरए बहुत कम है तो इस पूरे न्यूमरेटर में कुछ चेंज होगा इफेक्टिवली, या बहुत कम चेंज होगा। मैं कह रहा हूँ लोड कितना भी बदले यहाँ, तो आईए तो बदलेगा, लेकिन चूंकि आरए की वैल्यू बहुत कम है, निग्लिजिबल है, तो ये आईए आरए बदलेगा कुछ भी, क्योंकि अगर आरए अगर बहुत निग्लिजिबल है तो उसको कितना भी हेवी आईए से मल्टीप्लाई करोगे, आईए की वैल्यू कितनी भी ज्यादा होगी तो आईए आरए की वैल्यू आएगी क्या, कुछ भी नहीं निकल के नहीं आएगी। इसका मतलब V माइनस आईए आरए भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगा। यस सर। अगर आप एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं और आईए आरए बहुत छोटा है, इसका मतलब पूरा का पूरा टर्म में कांस्टेंट ही है, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा होगा। जब थोड़ा बहुत आप बदलिएगा, अगर आरए की छोटी सी वैल्यू होगी तो आईए आरए की बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, तो V में से आईए आरए कीजिएगा तो बहुत स्मॉल चेंज होगा न्यूमरेटर में, समझ रहे हैं ना। यस सर, समझ रहे हैं। अगर ये आरए बहुत कम है तो आईए आप कितना भी लोड चेंज कीजिएगा तो आईए तो खूब चेंज होगा, लेकिन चूंकि आरए बहुत कम है तो आईए आरए का प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, जीरो के इक्वल होगा, बहुत नॉमिनल होगा, बहुत नॉमिनल होगा। तो जब इस V में से इस आईआरए को घटाइएगा तो V में तो मामूली ही चेंज होगा ना, V में तो बहुत नॉमिनल चेंज होगा ना। हाँ सर, कम चेंज, क्या मान के चलिए कांस्टेंट ही है, चेंज को जीरो ही मान लीजिए, तो इसका मतलब है n के साथ अगर मैं आर्मेचर करंट का रिलेशन देखूं, आर्मेचर करंट का देखो तो ग्राफ कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारे तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट होना चाहिए।
अगर मैं स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट देखूं तो देख लीजिए आर्मेचर करंट को आप यहाँ कुछ भी चेंज करके देख लीजिए, कुछ भी नहीं बदल रहा है, स्पीड में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ये तो सर। पूरा कांस्टेंट ही हो जा रहा है ना, देखिए ना, ये कांस्टेंट ही हो रहा है। अगर चेंज हो भी रहा है तो बहुत माइनर चेंज हो रहा है, मतलब या तो आप इसको कांस्टेंट दिखाइए या बहुत माइनर चेंज दिखाइए, बहुत हल्का डिप दिखाइए, ये दिखा दीजिए, दोनों में से जो चाहे दिखा दीजिए। तो स्पीड आर्मेचर करंट का ये बन जाएगा ग्राफ। यस हाँ सर। बन गया। इससे क्या पता चलता है कि आर्मेचर करंट चेंज हो भी रहा है तो क्या स्पीड बदल रहा है? नहीं बदल रही सर। नो सर। तो ये कांस्टेंट स्पीड मशीन है, वेरिएबल स्पीड मशीन है? कांस्टेंट स्पीड मशीन। कांस्टेंट स्पीड मशीन है। लाइक आपका कोई पंप काम कर रहा है पानी का, तो उसको क्या आप बार बार अलग अलग स्पीड पे चला रहे हैं पानी के पंप को? नहीं सर, हाँ एक स्पीड सर, चलेगा तो। एक एक स्पीड स्पीड पे चलता है वो पंप तो। में यूज कर ले ये मोटर। हाँ सर, यस ये सर। वाली वेरिएबल स्पीड मशीन में। अच्छा, पंप को बहुत ज्यादा पानी लिफ्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टॉर्क भी नहीं चाहिए, बहुत हेवी इनिशियल टॉर्क भी नहीं चाहिए, एक मॉडरेट टॉर्क चाहिए। हम देखते हैं Yes. इसमें मॉडरेट टॉर्क जनरेट होता है कि नहीं होता, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, हमारा आर्मेचर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? और के टॉर्क के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये स्पीड आर्मेचर करंट रिलेशन है तो ये वाला स्पीड टॉर्क हो जाएगा अगर आर्मेचर करंट की जगह हाँ टॉर्क लिख सर, दूं तो। बिल्कुल सेम ही सर। ग्राफ यस होता सर है, हो आपको जाएगा। मालूम ही है। Yes, sir. स्पीड आर्मेचर करंट और स्पीड टॉर्क जो ग्राफ होता है वो सेम ही होता है, उसमें अंतर नहीं होता, केवल आर्मेचर करंट को टॉर्क से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने देखा कि ये वाला जो हमारा शंट मोटर है वो कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट मशीन क्या है, क्या है? सर कांस्टेंट बताया था आपने। कांस्टेंट स्पीड मशीन। यहाँ पे स्पीड जो है आर्मेचर करंट के साथ, आर्मेचर करंट बढ़ाइएगा स्पीड इसका फिक्स ही रहेगा, वैरी नहीं करेगा, एक कांस्टेंट स्पीड मशीन। देख रहे हैं ना? ओके सर, ओके सर, ओके सर। यस सर। अब लास्ट ग्राफ है, इसके बाद टॉपिक खत्म हो रहा है, यहाँ पे डीसी मशीन खत्म है, लास्ट स्लाइड है। अब इसमें हमें देखना है डीसी शंट मोटर के केस में आर्मेचर करंट और टॉर्क का रिलेशनशिप। तो टॉर्क का क्या रिलेशन है? टाउ इक्वल टू के फाई आई होता है ना। ये होता है सर। आई यस सर, तो के की जगह अगर कांस्टेंट ले ले तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। फाई। अच्छा, इसके केस में फाई हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, आर्मेचर करंट पे तो डिपेंड नहीं करता ना। पैरेलल में कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है तो सर। टाउ टाउ डायरेक्टली अगर ये फाई को हमने कांस्टेंट ले लिया तो हम इसको भी अगर कांस्टेंट ले लिया तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं। यस सर। हाँ सर। तो कैसा रिलेशन बनेगा टॉर्क और आर्मेचर करंट में? एक लीनियर रिलेशनशिप बनेगा, लाइन। इंक्लाइन अब बनेगा। तो Yes, अब आप sir. देखिए, जैसे डीसी सीरीज मोटर में स्टार्टिंग में ये हाई टॉर्क जनरेट हो रहा था, ये हाई टॉर्क जनरेट हो रहा था स्टार्टिंग में, और उसके बाद लीनियर आया। क्या डीसी शंट मोटर में ऐसा कुछ हो रहा है हाई टॉर्क? हाँ सर, स्टार्टिंग से सर नहीं, लीनियर है। शुरू से लीनियर है। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग टॉर्क किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है? यस सर, सीरीज का ज्यादा है सर स्टार्टिंग तो। सीरीज का ज्यादा है, शंट का तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट रफ्तार से। तो मतलब Yes, इसका sir. मतलब ये कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट टॉर्क मशीन है, इसमें कोई हाँ यस सर, कह सकते हैं। हाई में स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग हाई टॉर्क है बाद में मॉडरेट हो जाता है, ऐसा नहीं। तो ये कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा? जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन रिक्वायर्ड हो। तो जैसे लाइक फैन हो गया, पंप हो गया, जहाँ पे आपको एक कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट मीडियम टॉर्क, बहुत ज्यादा हाई टॉर्क रिक्वायर्ड नहीं। तो ये पंप हो गया, फैन। समझ गए? क्लियर है? हाँ सर, यस सर। अच्छा, अब टाइम ज्यादा हो गया आई थिंक, काफी 16 लोग जुड़े हुए हैं। अब मैं काम करूंगा, डीसी मशीन आपका खत्म हो गया, नथिंग इज कल कल जुड़ जाइएगा। अच्छा, एक काम मैं दिन में ही करूंगा, ये काम मैं दिन में ही करूंगा, अभी आपको मैं जोड़ के नहीं रखूंगा। जितने भी मैंने सिलेबस आपको शेयर किए हैं उसका एक वीडियो बना के कि उसको पढ़ना कैसे है और क्या क्या चीज मैंने कहाँ कहाँ पढ़ा रखा है, वो वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। मैं उसके लिए आपको अलग से जोड़ के नहीं रखूंगा, मैं इस टाइम पे या सुबह में उस वीडियो को बना दूंगा और उस वीडियो का लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये चलेगा? यस सर, ज्यादा सही रहेगा। यस सर, वो सर सर। अभी आपको अब 8:39 हो चुके हैं, मैं 9 बजे तक आपको जोड़ के रखूं ये मैं नहीं चाह रहा हूं करना। मैं सुबह उसको सारा जो स्लाइड है उसको दिखा दूंगा कि ये लेक्चर मैंने ये लिया था, तब लिया था, इसको यहाँ लिखा हुआ है, ये सिलेबस में यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ, ये सारा चीज पढ़ के मैं आपको उसको वीडियो बना दूंगा और लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए। श्योर सर। ठीक है ना? इसमें आपका अभी टाइम खराब नहीं होगा, आप अपना पढ़ाई कीजिए और मैं वो सारा जो भी बताऊंगा कैसे, जिस ऑर्डर में मैंने आपको सारी फाइल शेयर की है उसी ऑर्डर में सारी फाइल में खोलता जाऊंगा और दिखाता जाऊंगा कि सिलेबस में ये चीज कहाँ कहाँ है और आपने इसको कब कब पढ़ रखा है और कहाँ क्या क्या लिखा है।
ठीक है ना। सर ये आप सबको सिलेबस से बाहर भी पढ़ना है कुछ? नहीं कुछ नहीं, सिलेबस ही पढ़ लो, यही बहुत बड़ी बात है यार। हाँ सर, यही बहुत है तो बात तो यही पढ़ोगे तुम। सर। रिवीजन करना बहुत इसके बड़ी बात न्यूमेरिकल सर, डीसी मशीन के न्यूमेरिकल बचे हैं सर, वो कब करने हैं फिर? डीसी मशीन के न्यूमेरिकल कल जब आप जुड़िएगा ना तो 2 मिनट में मैं बता दूंगा। ये जो सारा मैंने आपको बताया है ना, ये कहानी, ये जो मैं पूरा हाँ सर, हाँ सर, मैथमेटिकल हाँ सर। मॉडलिंग है, ये सारा न्यूमेरिकल ही है। ये मैंने थ्योरी नहीं पढ़ा है, इसको आप न्यूमेरिकल ही मानिए। मैं सब इसको न्यूमेरिकल से जोड़ दूंगा कल, मुझे 5 मिनट दीजिएगा, सारे न्यूमेरिकल को इससे जोड़ दूंगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर। बिल्कुल आपको लाइव दिखा दूंगा कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं इसके हेल्प से। और उसके बाद कल एक लेक्चर में मैं सिंक्रोनस मशीन का जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ा दूंगा। इतना ही तक आपका 100 मार्क्स आपका पीयू का कवर हो जाएगा। कल लास्ट लेक्चर में जहां फिनिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा, वहां आपका पीयू का 100 मार्क्स ओवर हो जाएगा, 100%। ठीक है सर, ठीक है ना। ओके सर। कल एक लेक्चर रहेगी अपनी, और कल लास्ट हो। और कैसे पढ़ना है सारा कंटेंट में कल शेयर कर दूंगा। सर वीडियो ज्यादा लंबी मत बनाना वो वाली। हाँ सर। ये सर ज्यादा लंबी वीडियो मत बनाना सर, छोटी सर। नहीं ज्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। एज मच